गिफ्टेड चाइल्ड एक बार फिर भी फेल हो सकता है, डिसिप्लिन चाइल्ड कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं ना तो वो आपकी फ़ीस पे कर रहे, ना जो वो आपको पढ़ाने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। डिसीजन आपके पेरेंट्स का है, फ़ीस उन्होंने पे की है, समाज बना ही बोलने के लिए है, बोलने दीजिए। अगर आप एक बार रील देखने लग गए तो वो लूप 3, 4, 5 घंटे तक भी ख़त्म नहीं होता। कई बार मोटिवेशन केवल 2 या 3 दिन रहता है। जो आपका इंटरनल डिसिप्लिन और आपका खुद का मोटिवेशन है वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। अपने को उस पर PhD रिसर्च नहीं करनी, अपने सिलेबस में जो चीज़ हैं उस तक अपन उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो उसकी डिमांड है क्वेश्चंस की उसके हिसाब से उसमें से आंसर लिख देना है। अपने को लिमिट में रहना है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल है कि मैं सारी चीज़ें जान जाऊँ। जिस दिन से आप प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, उस दिन से आपको ये मानना चाहिए कि मैं एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मैं एक RPS या फिर एक मैं तहसीलदार बनूंगा। 500 जनों की भीड़ में ये बोल सके कि आपको रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने तैयारी की थी, जब आपने RS की प्रिपरेशन या UPSC की प्रिपरेशन की थी, तो आपकी ऐसी मतलब कौन सी गलती रही होगी कि जो हम आज के एक्सपीरियंस उसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं कि हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस से? टाइम वेस्टेज सबसे बड़ी गलती है। तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्टेज होता है। आपको पता है कि अगर आप एक बार रील देखने लग गए तो वो लूप 3, 4, 5 घंटे तक भी ख़त्म नहीं होता। कई बार चलती रहेगी। अब स्क्रॉल करते रहें। क्योंकि इंटरनेट तो अनलिमिटेड है आपके पास अभी, तो उसमें तो वो इशू आएगा नहीं कि कभी इंटरनेट ख़त्म होने वाला है। या तो आपका मूड ख़त्म हो या फिर आपके फ़ोन की बैटरी। और फ़ोन आजकल इस टाइप के आ रखे हैं कि आप पूरे दिन स्क्रॉल कर ले तो भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। एक आपको डिसिप्लिन रखना है, समझ रहे हैं? गिफ्टेड चाइल्ड और डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड एक बार फिर भी फेल हो सकता है, डिसिप्लिन चाइल्ड कभी फेल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको डिसिप्लिन रखना और मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं देखना आपको कि इस सेमिनार में X पर्सन आए थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मोटिवेशन केवल 2 या 3 दिन रहता है। जो आपका इंटरनल डिसिप्लिन और आपका खुद का मोटिवेशन है वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो आपको मेजॉरिटी 3, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन रहना है, जो भी आपको अनसोशल चीज़ें हो उनसे दूर रहना है, पॉलिटिकल डिबेट्स में ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं या बनेंगे तो आपका तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखना सबसे बड़ी वो है कंडीशन कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होके ही कोई डिसीजन लेंगे। तो आपको उन डिबेट्स में टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि उन डिबेट्स में आप डिस्कशन करेंगे भी ना तो एट द एंड कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे या 2 घंटे भी उसमें ख़राब कर देंगे, वो ख़राब ही होंगे, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से बचना आपको मेनली। और सर जैसे इंटरव्यू होता है जब मेंस के बाद, तो उसके बाद हमारे कृष्ण कुमार सर ने बताया था कि पर्सनैलिटी और ऑनेस्टी मैटर करती है। ये बात कहाँ तक सच है कि पर्सनैलिटी मैटर करती है? बिल्कुल करती है पर्सनैलिटी। अगर कोई इंटरव्यू देने जाएगा और वो एकदम डर डर के जवाब देगा तो वो जज कर लेंगे कि ये आदमी कैसे एक उपखंड संभालेगा जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है। आपको ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जो वहाँ खड़ा होकर उस 500 जनों की भीड़ में ये बोल सके कि आपको रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। प्रेशराइज करने आते हैं बहुत बार भीड़ लोगों को, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको, कि आपको ये काम करना है, लेकिन वो एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर ये लॉ के हिसाब से है तो मैं इसको करवा सकता हूँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होगी। इतना अगर कोई बोल पाता है तो भीड़ अपने आप चली जाती है। तो आपको पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। पर्सनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे कलर का या फेयरनेस का या उसका वो नहीं हो रहा है। पर्सनैलिटी आपकी जो अपने वर्ड से आप बताएंगे लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी वो है। और सर पर्सनैलिटी मतलब जब बच्चा प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करता है तब से ही पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए, या मतलब 1 आध साल बाद या हट के कुछ उसके लिए अलग करना होता है? नहीं, अलग कुछ नहीं करना होता। जिस दिन से आप प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, उस दिन से आपको ये मानना चाहिए कि मैं एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मैं एक RPS या फिर एक मैं तहसीलदार बनूंगा, तो क्या मैं जैसे अभी रहता हूँ वैसे उस टाइम पे मेरे जो एक्शंस होंगे वो वैलिड होंगे क्या? समझ गए मेरी बात? जैसे आप अभी बच्चे हैं तो जो एक्टिविटीज़ आप अभी कर पाते हैं वो एज ए सिविल सर्वेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को देखना चालू कीजिए कि भाई हाउ आई शुड टॉक, मैं कैसे बात करूं, कैसे मैं रहूं, कैसे मैं अपने बातों को कम्युनिकेट करूं लोगों से। मतलब एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होना चाहिए और इररिलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल बैलेंस तरीके से रहना अपने को। होते वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन उनके क्या ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसकी वजह से वो एक फ्रेम्ड बातें करते हैं या फ्रेम्ड चीज़ों में रहते हैं वो। समझ रहे हैं? ओके।
सर आपने तब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आपका स्टार्टिंग से रोड मैप क्या था सर, ब्रीफ में बताइए आप मेरे को। देखिए, रोड मैप तो स्टार्टिंग में रोड मैप बन ही नहीं सकता। आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स के बाद ही रोड मैप समझ में आएगा। उससे पहले रोड मैप बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, उस टाइम आप इतना रोड मैप बना लीजिए कि जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है वो मेरे को कवर करना है, जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह जो रिकमेंडेड होते हैं वो पढ़ने हैं, और जो भी आपके कंसर्न कोचिंग से आपकी जो इंस्टीट्यूट है आपको बुकलेट्स देती है वो आपको टाइमली कंप्लीट करने हैं। आपके डेली टारगेट्स जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने हैं बस। एक बार तो रोड मैप यही होता है स्टार्टिंग में 6.5 मंथ्स या 8-10 मंथ्स तक, तो उसके बाद रोड मैप बनता है एक्चुअल में। और सर ये जो जर्नी है सर ये बहुत लॉन्ग है, हमारे पास 3 साल है, तो सर हम इन 3 साल में हमारी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें आपके अकॉर्डिंग? कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। किसी दिन आप किसी दूसरे को देख के पढ़ लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन 3 साल तक आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। नई नई चीज़ें जो इस सब्जेक्ट फील्ड में हैं उनको खुद से भी, जैसे मैं क्या करता हूँ आज भी, कोई ऐसी बुक जो मैंने कभी नहीं पढ़ी और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उसको पढ़ लेता हूँ। उसमें क्या होता है कि 2 से 5 चीज़ें हमेशा नहीं मिलेगी आपको। तो आप भी ऐसा करिए, जैसे आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, उन 3 को तो पढ़िए, साथ में कोई छोटा मोटा जो भी ऑनलाइन बुक्स मिल जाती है आरबीएससी की जो राजस्थान के लिए ज़रूरी है वो ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए पीडीएफ ढूंढ के उनके। तो उससे क्या आपको 2-3 चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, फिर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और जब इंटरेस्ट बनेगा तो क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट और बनाती है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो जितने आप क्यूरियस होंगे उतने आपका इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ में। सर आपने सबसे ज़्यादा जब आपने इसकी स्टार्टिंग की थी तो आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को दी थी? कोई एक सब्जेक्ट प्रायोरिटी देने के लिए है ही नहीं। इक्वल वेटेज है, इक्वल मार्क्स है, तो आपको इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक सब्जेक्ट को मैं अच्छे से अच्छी प्रायोरिटी दे दूँ। लेट्स से कि मेरा एथिक्स बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और उसको मैंने जितनी प्रायोरिटी देनी थी उतनी दे ली, लेकिन वेटेज उसका 70 मार्क्स का ही है। तो कितनी अपने को उस पर पीएचडी रिसर्च नहीं करनी। अपने सिलेबस में जो चीज़ हैं उस तक का अपन उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो उसकी डिमांड है क्वेश्चंस की उसके हिसाब से उसमें से आंसर लिख देना है। अपने को पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। पीएचडी आप नहीं कर पाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो हर एक टॉपिक के लिए एक नई बुक है, और पढ़ने के लिए आपके पास 200 पेज की बुकलेट भी होती है। तो वो चीज़ है, अपने को लिमिट में रहना है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल है कि मैं सारी चीज़ें जान जाऊँ, लेकिन मैं उतना जान पाऊँ जितना मेरे सिलेबस में है। बस ये लिमिट रखनी है अपने को अपनी। और सर जैसे यूपीएससी एंड आरपीएससी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हमें वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? देखिए, आरएस में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, UPSC यूपीएससी में होता है। वो आपके इंटरेस्ट और आपके जो ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड है उनको देख के लेना होता है। क्लियरली उसी पर डिपेंड करता है। आप अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं और आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप हिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हैं, PSIR ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। वो सब आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर होते हैं, संस्कृत लिटरेचर भी इवन लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं लेके ऑप्शनल। तो वो आपके पर्सनल डिसीजंस होंगे, उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा या कोई गाइड भी नहीं कर पाएगा। बस आपको इतना हो पाएगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप होंगे वहाँ आपको उसके लिए एक कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि भाई 3-4 कंटेंट ये है, आप इनको देख लीजिए। बस इतना हो पाएगा उसके लिए। बाकी ऑप्शनल आपका खुद का डिसीजन होता है सोलली। और सर जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट को आपने अपनी प्रिपरेशन में कब इन्वॉल्व किया था, कब इंक्लूड किया था? मैं जिस कोचिंग में था ना वहाँ पे ऐसा होता था कि हर संडे हमारा टेस्ट लगता था। तो हर संडे टेस्ट देने से आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाता है कि मैं आंसर सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा, जैसे आपने सिलेबस का कवरेज बढ़ाया और थोड़ी इधर उधर की चीज़ें और सीखी, तो उसके बाद आप अच्छे से उसको कवर कर पाते हैं। और मॉक टेस्ट तो आपको देने चाहिए। मैं ये मानता हूँ 100 में से अगर 2 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो कोई गलत नहीं है। आप एटलीस्ट पेपर तो देने गए थे, वो तो है ना। आपने एटलीस्ट हर संडे आप वहाँ शो अप तो कर रहे हो कि पेपर देना है मेरे को। वो कंटिन्यूटी आगे बहुत काम आएगी आपके। सर जो आंसर राइटिंग होती है उसको इम्प्रूव कैसे करें? आंसर राइटिंग इम्प्रूव होती है जब आपके पास कंटेंट हो और लैंग्वेज पे कमांड हो। अगर मेरे को क्वेश्चन की डिमांड समझ में नहीं आई है तो मैं उस क्वेश्चन में जो मेरे को आता ना वो लिखूंगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो बस वो एग्जैक्ट डिमांड बतानी है कि सर्किट हाउस के पीछे है। अपने भी नहीं बताना सीकर है, वो सीकर में एक गांव है, उस गांव के पीछे नहीं, उसने नहीं पूछा इतना। जो स्पेसिफिक डिमांड होती है उसी का आंसर लिखना होता है आरपीएससी में। और आरपीएससी वर्ड लिमिट्स पे चलती है तो वहाँ तो वैसे ही स्पेसिफिकेशन हो जाता है, एकदम टू द वर्ड वाला आंसर आता है वहाँ तो। और जैसे कि आपने कहा कि हमें वो
न्यूज़पेपर ये सब पढ़ने चाहिए थे, उसमें मटेरियल बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें हमें पढ़ना किस तरीके से चाहिए जो हमारे काम का हो। देखिए न्यूज़पेपर में जो पढ़ने की चीज़ें आती है वो अपने को ये तो नहीं पढ़नी कि तरह के एक्सटेंट में 3 घायल 4 मरे, वो वाली चीज़ें नहीं पढ़नी होती। अपने को फ्रंट पेज पढ़ना होता है, उसके बाद उस पेज में अगर कोई आईआर या पॉलिटी की चीज़ें हैं तो वो पढ़नी है। स्पोर्ट्स का क्या है कि प्री में आता है, लेकिन वो आपके टाइम तक रिलेवेंट हो जाएगा अभी का स्पोर्ट्स पढ़ा हुआ। तो मेजोरिटी कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी जो भी अनाउंस होती है उसके बारे में और उसका डिटेल बैकग्राउंड आगे जो होता है ना लिखा हुआ है कि आगे इस पृष्ठ पे पढ़े, वहाँ होता है तो वो पढ़ना अपने को। न्यूज़पेपर, पूरे न्यूज़पेपर में 30% चीज़ें काम की होती है बस आपके लिए, बाकी एडवर्टाइजिंग और इरेलीवेंट चीज़ें होती है वो अपने काम भी नहीं आती, तो उन चीज़ों को अपने को नहीं पढ़ना है। और सर फिर करंट अफेयर्स को हम अपने सब्जेक्ट से लिंक कैसे कर सकते हैं? करंट अफेयर्स से जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमी या पॉलिटी में कुछ पढ़ा और वो उसी टॉपिक से है जो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, और मान लीजिए उसमें कोई 2 चीज़ें नई देखने को मिली या नए वर्डिक्ट्स या डिसीजंस हो गए, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए वो कि सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस डेट कोटेड दिस, वो 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे आपके, वो आपके काम आ जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मतलब जीके हो गया, और ये सुबह के टाइम याद करने होते हैं, लेकिन मतलब हमारी आज की जनरेशन ऐसी है कि सुबह कोई जल्दी उठ नहीं सकता है ना, तो मतलब मेरे हिसाब से मेरे पे रात में पढ़ाई होती है, मुझे सब सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, लगभग 6-7 तो बज ही जाते हैं। तो उससे क्या है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या जब आपका टाइम मिले जब भी पढ़ना चाहिए? सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स अलग अलग होती है। किसी की बायोलॉजिकल क्लॉक 10 बजे बाद एक्टिवेट होती है दिन में, किसी की रात में 10 बजे बाद एक्टिवेट होती है। वो पर्सनली एकदम इंडिविजुअल का डिसीजन है। मैं आपको बोल दूं सुबह कल से 4 बजे उठ के पढ़ना है, नहीं सर, ये बोला जाता है ना कि मतलब माइंड फ्रेश होता है सुबह में, इसलिए चीजें जल्दी याद होती है। नहीं वो होती है, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं एक्सेप्ट करेगी ना उस चीज़ को। सुबह फ्रेश होता है, मैं मानता हूँ एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन आपका हैबिट ही नहीं उस चीज़ का पढ़ने का, तो आप कैसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओगे? सर फैक्ट्स, फिगर्स और डेट्स वगैरह इनको कैसे याद करें? फैक्ट्स, फिगर, डेट्स वगैरह याद होंगी रिपीटेटिव रिवीजन से ही केवल। मैं एक फ्लो चार्ट बनाई है, उसमें लिखिए कि इस किंग्स के रिलेटेड ये चीज़ें हैं, उसके बाद उसका सक्सीडिंग किंग एरो के बाद ये हो गया, इस किंग की टाइमलाइन की ये 10 चीज़ें हैं। तो वो एक जो रफ नोट्स बनाते हैं ना आप लिख के, वो आपके काम आएंगे वापस रिवाइज करने के अच्छे से। तो सर यदि हम अच्छे से पढ़ाई करें एकदम, तो आरएस क्रैक करने के लिए कितना टाइम लग सकता है? कितने टाइम के अंदर हम क्लियर कर सकते पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हैं? मतलब प्री को, मेंस को और इंटरव्यू को हम कितना टाइम दे सकते हैं भाई, इसको हम इतने समय के अंदर? इंटरव्यू को तो मेरे हिसाब से कोई टाइम देना ही नहीं है आपको। इंटरव्यू तो आप जो पढ़ेंगे वही पूछा जाएगा आपसे वहाँ। इंटरव्यू जैसे मान लीजिए अपन बैठे हैं, सामने कोई बोर्ड है, वो आपसे क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, बस ये इंटरव्यू होता है। प्री और मेंस के लिए? प्री मेंस के लिए तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। नहीं, टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है ना, जैसे 2 साल तो आपका कोर्स ही पूरा होगा, उसके बाद आपकी एज भी होनी चाहिए, वो भी फिगर आउट करना पड़ेगा 21 के हुए नहीं हुए अपन। तो वो 3 साल तो वैसे ही हैं, एटलीस्ट 3 साल तो वैसे भी लगती है सिविल्स के लिए। 2.5 साल 3 साल तो मिनिमम टाइम है कि कोई स्टूडेंट अच्छे से कोर्स कंप्लीट करेगा, अच्छे से एलिजिबल हो जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और सर मतलब जैसे हम आरएस या यूपीएससी की जैसे भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो मतलब हर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि ये लड़की या लड़का अच्छे से बोलेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा, लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे ला सकते हैं? वैसे मेरे अंदर बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोचा जाए और आराम से बोला जाए, यही कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका। आप जल्दी बोलेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि यह या तो कंफ्यूज्ड है या इसको डर लग रहा बोलने में। आप कोई भी चीज़ सोच समझ के नपे तुले वर्ड्स में बोलिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट लगेंगे। भले ही आपके पास थोड़ा सा उस चीज़ का नॉलेज कम हो, लेकिन आप एकदम शालीनता और शांति से बोलेंगे ना, तो वो एकदम अच्छे से लगेगा। और सर किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है? बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं, तो उसको पता है कि आप नर्वस हैं। मैं इंटरव्यू बोर्ड देना तो लोग बोलते हैं यहाँ हाथ रखना होता है, मैं हमेशा ऐसे हाथ रख के बैठता हूँ ताकि उनको दोनों हाथ दिखते रहे मेरे कि भाई हाथ यहीं है, मैं ऐसे कर ही नहीं रहा, या ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रहा, या ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। तो वो ऐसे ऐसे करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये नर्वस है या इसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ दूसरी चीज़ चल रही है। तो वो इसलिए होता है, बॉडी लैंग्वेज इसीलिए काम आती है। एक आप ऐसे बैठे हैं ऐसे झुक के, तो उसको पता है कि ये अपने गार्ड डाउन कर चुका है,
एक आप एकदम स्ट्रेट सीधी कमर करके बैठे तो उसको पता है कि ये कॉन्फिडेंट है, ये जवाब भले ही 100 में से 70 ही देगा लेकिन ये कॉन्फिडेंटली जवाब देगा। और इंटरव्यू में इतना ही मैटर करता है। बाकी इंटरव्यू में ऐसा है कि मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, 10 सवाल भी आप सॉरी बोल देंगे कोई नंबर नहीं काटेगा। ब्लफ नहीं करना होता वहाँ पे, झूठ नहीं बोलना उनको, क्योंकि उनको सब पता उस चीज़ के बारे में। अपन उनसे उनके पोते की एज के होंगे इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनको पता है सब। अपन उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते और नहीं कोशिश करनी चाहिए उनको बनाने की। वही होता है सर, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। और उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितनी मेरी एज है, आप तो मेरे से काफ़ी छोटे हैं, जितनी मेरी एज है उससे ज़्यादा तो उनका सर्विस एक्सपीरियंस है केवल। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।